नमस्कार बच्चों, मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। अगर आपने इससे पहले वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा डेफिनेशन बताया था, माइक्रोस्कोप के बारे में सामान्य जानकारी दिया था आपको। प्रकार बताया था कि दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। जो माइक्रोस्कोप था उसको मैग्नीफाइंग लेंस भी कहते हैं। उसमें मैंने कैसे प्रतिबिंब बनता है ये बताया था। आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र मैंने ज्ञात करके बताया था कि कैसे आप सूत्र ज्ञात करेंगे अगर कभी पूछा जाता है तो। ठीक है, तो ठीक उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो मैं इस टॉपिक पे आज आपको आगे ले चलता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उस माइक्रोस्कोप से अधिक मैग्नीफाई या अधिक मैग्नीफिकेशन कैपेसिटी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लेंसों से बने माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं, जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। सरल सूक्ष्मदर्शी में, सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सिर्फ एक लेंस की सहायता से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे या देख रहे थे या देखते हैं। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, जो संयुक्त या यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है, इसमें हम दो अलग अलग लेंसों से बने सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, जिसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना किस प्रकार की होती है। पहले मैं बता रहा हूँ इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। इसमें कुछ नहीं होता, धातु की दो समाक्ष नलियाँ होती है। दो नली का व्यास कुछ इस प्रकार होता है कि एक को दूसरे के अंदर चलाई जा सकती है। मतलब एक का व्यास कम और एक का व्यास ज़्यादा होता है। मतलब आसानी से एक नली के अंदर दूसरी नली को आप चला सकते हैं। हर नली के बाहरी सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, हर नली के बाहरी सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। अगर मैं यहाँ पर एक नली ऐसा खींच के बताऊँ आपको, ठीक है, ये एक नली हो गया, तो ये एक नली हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, इसके अंदर और एक नली मैं बना देता हूँ, ये हो गया फिर से एक नली। ठीक है, इस नली में फिर से एक लेंस लगा देते हैं, ये हो गया। मतलब दो समाक्ष धातु की बनी हुई नलियाँ होंगी, जिसके अंतिम हिस्से पर एक एक उत्तल लेंस लगा होगा। ठीक है, लेंस दोनों, जो लेंस वस्तु की ओर होता है, इसमें से जो लेंस वस्तु की ओर होगा उसको हम लोग कहेंगे अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो लेंस आँख की तरफ होगा उसको कहते हैं आई लेंस या अभिनेत्र लेंस। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं कि एक जो बाहर निकला हुआ है छोटा लेंस, उसका लेंस इधर है, ठीक है, तो इसको दूसरे तरीके से मैं बना सकता हूँ। इसको एक बड़ा नली का, एक चौड़ी नली का, इस चौड़ी नली का में एक तरफ हम लेंस इधर फिट करें। ठीक है, और इसी नलिका से अंदर घुसा हुआ एक और लेंस बनाते हैं ऐसा, ये एक नली है। ठीक है, तो ये हो गया एक दूसरे लेंस। तो इस प्रकार ऐसा सेटअप रहता है। ठीक है, तो जो कहना चाहिए कि जो लेंस वस्तु की ओर होता है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसको आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। क्लियर है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, ऑब्जेक्ट लेंस जो होता है, उसका जो अपर्चर है, जो द्वार है, और फोकस दूरी ऑब्जेक्ट लेंस के द्वारक और फोकस दूरी से कम होती है। मतलब ऑब्जेक्ट लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा है, नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कम होती है। क्लियर है। तो इस प्रकार इसकी संरचना होती है। अब मैं बताता हूँ कि इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। इमेज फॉर्मेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए किस प्रकार की इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, हमको दो लेंस लेना है। ठीक है, क्या लेना है, दो लेंस लेना है। चलिए शुरू करते हैं, ये यहाँ पर शुरू करते हैं। ये हो गया एक लेंस। ठीक है, इस पहले लेंस का नाम है, हम लोग नाम देते हैं इसको ओ कहते हैं इसको, मैं यहाँ पर लिखता हूँ ओ। ठीक है, ये हो गया नेत्रिका लेंस, सॉरी अभिदृश्यक लेंस, ओ ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, प्रथम फोकस के कुछ बाहर रखते हैं हम लोग, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, मैं इसको अगर सीधे सीधे ऐसा लाइन आगे बढ़ा दूँ तो थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं, ताकि इस लाइन में हमको और आगे अगर काम करना हो तो उसमें बन जाएगा, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, दो लेंस बनाना होगा। ठीक है, तो पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसको अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, प्रथम फोकस की कुछ बाहर रखी जाती है। प्रथम फोकस मान लो यहाँ पर है, इस जगह पर है, तो इसके बाहर प्रथम फोकस ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो हम इसको प्रदर्शित करेंगे FO से।
एफ ओ से जो प्रदर्शित किया जा रहा है ये दर्शाता है ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस दूरी को, प्रथम फोकस को। ठीक है, इसके सामने हमने एक वस्तु रखा, ये रहा वस्तु। ठीक है, वस्तु का नामकरण करते हैं ए बी, अर्थात ऑब्जेक्टिव लेंस के सामने अगर कोई वस्तु रखते हैं हम ए बी, ठीक है, तो अभिदर्शक लेंस ओ के द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। कैसे ए डैश बी डैश बनेगा देख लीजिए। ये अपन आगे बढ़ाएं, ये समानांतर आपतित हुई, आपतित होने के बाद जिस बिंदु से निकलेगी वो कहलाएगी फोकस। ये लगभग यहाँ से ऐसा निकल रही है, तो ये बिंदु क्या कहला रहा है, फोकस कहला रहा है, ये ऐसा निकल गई। क्लियर है। दूसरा लेंस लेते हैं जो ऑप्टिक सेंटर को क्रॉस करते हुए निकलेगी सीधे सीधे, ये। ठीक है, तो जिस बिंदु पर आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सॉरी मिलती है, वहाँ पर इस ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, किरण आई इधर से यहाँ पर आके मिल गई। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार इसमें इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या करते हैं, चूँकि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं, तो दूसरा लेंस जिसको कहते हैं आई लेंस या अभिनेत्र लेंस की दूरी को हम इस प्रकार संबंधित करेंगे, इस प्रकार अरेंज करेंगे कि जो प्रतिबिंब बना हुआ है ए डैश बी डैश, ये आई लेंस के प्रकाश केंद्र और प्रथम फोकस के बीच बने। कहने का मतलब हम एक दूसरा लेंस लेंगे, मान लो दूसरा लेंस हम यहाँ पर ये लेते हैं, ये हमने एक दूसरा लेंस लिया, इस लेंस का नाम हम नामकरण करते हैं, इसको बोलते हैं ई। ई मतलब हो गया आई लेंस या नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो इस लेंस को हम इस प्रकार संबंधित करते हैं, दोनों समाक्ष नली के अंदर फिट है, ये एक पतली नली एक मोटी नली। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से फिट रखते हैं कि फिट करते हैं या व्यवस्थित करते हैं कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस, मान लो यहाँ पर प्रथम फोकस है इसका एफ ई। ठीक है, तो प्रथम फोकस और इसके ध्रुव मतलब ऑप्टिकल सेंटर प्रकाश केंद्र के बीच बने। ठीक है, तो बन गया प्रथम फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, इस प्रकार से हमने संबंधित किया है। ठीक है, अब क्या होगा, जो ए डैश बी डैश है ये अभिनेत्र लेंस के लिए, इस अभिनेत्र लेंस के लिए अर्थात आई लेंस के लिए वस्तु के समान कार्य करेगा। किसके समान कार्य करेगा, वस्तु के समान कार्य करेगा। और ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, जो प्रतिबिंब आभासी होगा, अर्थात ए बी ए डैश बी डैश के सापेक्ष सीधा लेकिन वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से एक किरण निकली, मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, आपको पता है जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है वो कहाँ से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। आप समझ गए होंगे, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली जो किरणें होती है उसको अनंत से आता है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो ये जिस बिंदु से होकर निकल रही है इसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, ये इसका फोकस हो गया इधर का। ठीक है, दूसरा फोकस द्वितीय फोकस हो गया इधर का। ठीक है, एक किरण यहाँ से निकल गई, ये इस प्रकार से, और दूसरी किरण हम लेते हैं यहाँ प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, ऐसे सॉरी प्रकाशिक केंद्र से इस प्रकार होकर ऐसे निकलेगी। ठीक है, दोनों लेंस को देखने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं, हम यहाँ से देख रहे हैं दोनों लेंस को, दोनों लेंस के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब को। तो हम अगर यहाँ से देखते हैं तो हमको वो चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। क्यों दिखाई नहीं देंगी इस तरफ से, क्योंकि अभी जो प्रतिबिंब बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बन रहा है। कैसे बन रहा है, काफ़ी बड़ा बन रहा है। कैसे बनने वाला है, आभासी बनने वाला है। तो देखिए कैसा बड़ा और आभासी बनेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इन किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको बिल्कुल ऐसा इस तरह से ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाते जाते हैं, पीछे की तरफ ये लगभग ऐसे बढ़ाएं। ठीक है, और इस किरण को भी हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। लगभग इस बिंदु पर मिलता है। तो इस बिंदु पर इस ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब फिर से बनता है, और ये जो प्रतिबिंब बनता है इसके फोकस के अंदर बनता है। ये थोड़ा सा और आगे आएगा हल्का सा, ये यहाँ पर बनता है। तो ये इधर फोकस था, तो ये लगभग बन रहा है इस हिस्से पर बन रहा है। ठीक है, इस हिस्से पर जो प्रतिबिंब बन रहा है ये होगा ए डबल डैश बी डबल डैश। इस ए डैश बी डैश
जो प्रतिबिंब बना है ये नेत्रिका लेंस ई के लिए वस्तु के समान कार्य करता है, और इसका जब हम प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं तो ये कहाँ पर बनता है, द्वितीय ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के अंदर बनता है, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस के अंदर बनता है, और ए डबल डैश बी डबल डैश पर प्राप्त होता है। ये जो प्राप्त होने वाला जो इमेज है ये वस्तु के सापेक्ष, ये जो वस्तु है ए बी के सापेक्ष, ठीक है, सीधा है, लेकिन याद रखना मेन जो मुख्य वस्तु था नेत्रिका लेंस के लिए ये वस्तु है ए डैश बी डैश, लेकिन जो मुख्य वस्तु है ए बी उसके लिए उल्टा है, अभी भी उल्टा है। तो ये आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी सापेक्ष सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, ऐसा कहेंगे। ठीक है, अब हम नेत्र लेंस अभिनेत्र लेंस ई की दूरी को हम इस प्रकार समंजित कर देंगे कि वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश अभिनेत्र लेंस के फोकस पर बने। अगर हम इस वस्तु को इस प्रकार समंजित करें कि नेत्र लेंस पर इसका प्रतिबिंब फोकस पर बने, कहाँ पर बने, फोकस पर बने। अब याद रखना जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, मैं इसका इमेज नहीं बना रहा हूँ ना, ध्यान रखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि हम इसको इस प्रकार संबंधित करें कि इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब जो आई लेंस के लिए है वो फोकस पर बने, तो जाहिर सी बात है, तो सॉरी ए बी वस्तु का प्रतिबिंब अगर हम इसको इस प्रकार संबंधित करते हैं नेत्रिका लेंस को कि नेत्रिका लेंस के फोकस पर बनता है, तो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेंगे, क्योंकि कोई वस्तु अगर फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। मतलब इसको हम और संबंधित करके पास लाएंगे तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा फोकस पर, अगर फोकस पर बनेगा तो इमेज भी ऐसे अनंत की ओर दिखाई देगी। मैं इसका इमेज नहीं बना रहा हूँ, इसका उसका सिर्फ ये जिसमें आपको बड़ा इमेज डिस्प्ले हुआ है ये मैं बना के बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखिए, अब मैं यहाँ पर नामकरण कर रहा हूँ। इस ऑब्जेक्ट लेंस के लिए वस्तु ए बी के बीच की दूरी, ऑब्जेक्ट और वस्तु ए बी की बीच की दूरी क्या होगा, चिन्ह परिपाटी के अनुसार यू बोलते हैं, ऑब्जेक्ट लेंस है इसलिए यू ओ ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट लेंस था, ऑब्जेक्ट लेंस के लिए ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है, क्या है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। तो इस प्रतिबिंब के लिए, ठीक है, इस प्रतिबिंब के लिए ऑब्जेक्ट लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वी ओ, अर्थात इस ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रतिबिंब चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार वी ओ। अब देखो ये नेत्रिका लेंस है वस्तु का, ठीक है, वस्तु का मतलब नेत्रिका लेंस है, नेत्रिका लेंस आई लेंस है, आई लेंस से वस्तु की बीच की दूरी, इसके लिए ये वस्तु हो गया ना, तो इसकी बीच की दूरी क्या होगी, यहाँ तक ऐसे, ठीक है, ये होगा यू ई। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा नामकरण कर देते हैं। ये जिस बिंदु से होकर जाती है, ये जिस बिंदु से होकर जाते हैं, ये फोकस हुआ, इसका इधर का फोकस हुआ, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब आपको पता होना चाहिए यदि हम इस लेंस को हटा दें तो ये वस्तु आपको तब बड़ा दिखाई देगा जब ये वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, कहाँ पर बने, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनती है तो ये हो जाएगा नेत्रिका लेंस से अंतिम प्रतिबिंब बनने वाले के बीच की दूरी पर, ये हो जाएगा वी ई, वस्तु ये प्रतिबिंब है, इस लेंस ये प्रतिबिंब है, तो वी नेत्रिका लेंस है इसलिए ई इक्वल टू स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, मतलब अगर हम बिना लेंस की सहायता से देखें तो हमको कब बड़ा दिखाई देगा, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, अर्थात यहाँ पर अगर बड़ा इमेज दिखाई दे रहा है तो यही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। ठीक है, अब इस इमेज के आधार पर मैं आपको डिस्कवर करने जा रहा हूँ आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आए आपको। मैग्निफिकेशन पावर बराबर होता है, आवर्धन क्षमता बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण। ठीक है ना, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण। अब ध्यान से देखिए, इस अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर कौन सा कोण बना है, बीटा कोण बना है। अंतिम प्रतिबिंब है ना, तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना कोण देखिए, ये वाला कोण देखिए, ये वाला। ठीक है, इसको नाम दिए ई। तो एक यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, बड़ा प्रतिबिंब आँख पर बना अंतिम प्रतिबिंब द्वारा कोण, सबसे बड़ा कोण, तो ये हो गया बीटा। कौन सा कोण हो गया, बीटा। और प्रारंभिक वस्तु द्वारा नेत्र लेंस पर बना हुआ कोण, ये हो गया अल्फा, छोटा कोण। क्लियर है,
समझ रहे होंगे। अब m बराबर होता है मैग्निफिकेशन कैपेसिटी, पावर बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। क्या होगा? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, ठीक है। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण अपान हो जाएगा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना कोण, ठीक है। तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण क्या था? m इक्वल टू बीटा, आंख पर बना कोण बीटा, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु का आंख पर बना कोण अल्फा, ठीक है। कोण छोटा होने पर, कोण चूंकि कोण छोटा है तो इसमें क्या हो जाएगा? एंगल छोटा होने के कारण टेन बीटा अपान टेन अल्फा। अपन यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कोण छोटे हैं, कैसा है? कोण छोटे हैं, ठीक है। अब देखो बीटा अपन जो अल्फा है, टेन बीटा अपन अल्फा, अब देखो दोनों में अब टेन बीटा इक्वल टू टेन बीटा इक्वल टू हो जाएगा। ध्यान से देखिए टेन बीटा कहाँ पर बना है? टेन बीटा जो बना हुआ है प्रतिबिंब पर बने कोण में बना हुआ है। चाहे अब देखो, अब इसको बोलो चाहे इसको बोलो, दोनों का एंगल तो एक ही है, तो मैं ये वाला ले रहा हूँ ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश में, ट्रायंगल ई ए डैश बी डैश में लंब tan थीटा बराबर होता है लंब, तो हो जाएगा लंब ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपान, ठीक है। अब इसमें जो आधार है, आधार है का मतलब ई ए डैश, ई ए डैश, क्लियर है, ठीक है। अब इसमें टेन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? टेन अल्फा बराबर, देखो टेन अल्फा कहाँ पर बना है, ध्यान से देखिए टेन अल्फा आपको कहाँ पर मिल रहा है? ए बी लंब, ठीक है। अब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ पर आधार ओ ए, मतलब हम वस्तु को बिना लेंस की सहायता से अगर देखना है तो इसको हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानेंगे इसके लिए। तो यहाँ पर ओ ए इक्वल टू हो जाएगा डी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब इस फार्मूला के आधार पर, मतलब इसके आधार पर हम इसमें मान रखेंगे m इक्वल टू टेन बीटा अपन टेन अल्फा में, तो मान कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। टेन बीटा का मान क्या है देख लीजिए, ए डेस बी डेस अपान ई ए डेस, क्लियर है। अब टेन अल्फा का मान ए बी अपान डी, ठीक है। हम इसको और इस प्रकार से लिख सकते हैं लंब बटे लंब इंटू आधार बटे आधार, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हम समीकरण फर्स्ट मानेंगे यहाँ पर, क्लियर है। अब यहाँ पर दो ट्रायंगल हमको जो मिल रहा है, एक ट्रायंगल देखिए, फर्स्ट ट्रायंगल आपको जो दिखाई दे रहा है ओ ए बी त्रिभुज, मतलब ए ओ बी, और दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज ए डेस ओ बी डेस, ए डेस ओ बी डेस, कैसा है? समरूप है, समरूप है तब, ठीक है। समरूप है तब क्या होगा? अब देखो समरूप होने के कारण ए डेस बी डेस अपान ए बी लंब बटे लंब हो गया, आधार बटे आधार ओ ए डेस अपन ओ ए, ठीक है। अब देखिए ओ ए डेस क्या था? ओ ए डेस लेंस से प्रतिबिंब की बीच की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की बीच की दूरी अर्थात वी ओ, वी ओ, क्लियर है। और ओ ए, ओ से ए लेंस से वस्तु की बीच की दूरी अर्थात यू ओ, यू ओ, क्लियर है, ठीक है। इसको हम लोग मानेंगे सेकेंड समीकरण, दूसरा समीकरण। अब इसके आगे इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा होगा ओ ए डैश इक्वल टू होता है V0। V0 क्या है, मैंने बोल के बताया आपको, अभिदृश्यक से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। ठीक है, अभिदर्शक से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, और दूसरा ओ ए इक्वल टू यू ओ लिखा मैंने, और ये है यू ओ मतलब ये अभिदर्शक से वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये क्लियर है। फिर मैं लिखता हूँ समीकरण 1 व 2 से। 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम लोग? समीकरण 1 क्या था, देखो m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपान ए बी इंटू डी अपान ई ए डैश है, और समीकरण 2 देखिए क्या निकला है, वी ओ अपान यू ओ। क्लियर है, तो ये वी ओ अपान यू ओ निकला है, ये ए डैश बी डैश अपान ए बी की वैल्यू है। देखिए ए डैश बी डैश अपान ए बी की वैल्यू वी ओ और यू ओ है, तो इसकी जगह में रख दीजिए। ये क्या हो जाएगा, m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान ई ए डैश। ठीक है, इसको हम मानेंगे समीकरण 3। क्लियर है। अब कहते हैं हम, यदि नेत्र ये जो आई लेंस है, ई लेंस, अभिनेत्र लेंस, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश की दूरी यू ई हो तो लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिख देता हूँ ना आगे। यदि आई लेंस से ए डैश बी डैश की दूरी क्या है, सॉरी ई ए डैश इक्वल टू यू ई हो तो, जैसे यू ई ए डैश बराबर यू ई हो तो। ठीक है, अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में क्या निकाले थे हमने, आपको याद है, ये निकाले थे समीकरण 3 में डी अपान ई ए डैश निकाले थे, समीकरण 3 था। तो इसमें मान रखेंगे तो ये हो जाएगा m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ इंटू, इस फार्मूला के अनुसार ये हो जाएगा d अपान यू ई ए डैश की जगह में यू ई रखना है, तो ये हो जाएगा यू ई। क्लियर है, ये आपका समीकरण 4, चौथा समीकरण है। ठीक है, ये आवर्धन क्षमता के लिए व्यापक सूत्र है। पेपर में अगर आता है तो आपको यहाँ तक निकालना है आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र। ठीक है, अब बात आती है कंडीशन की। अगर कहता है जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, कहाँ पर बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, तब ई ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मतलब डी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी। और तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी ए पी, मतलब आई लेंस की फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या हो जाएगी, एफ ई। क्लियर है। अब इसके बाद लेंस के सूत्र से, लेंस सामान्य सूत्र से, लेंस सूत्र आपको पता है, क्या पता है, 1 अपान एफ इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू होता है से। ठीक है, इसमें अभिनेत्र लेंस के लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए पहले बना रहे हैं हम लोग। ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए देखिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए क्या क्या हो जाएगा, u इक्वल टू हो जाएगा यू ई, वो भी माइनस में, v इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी। क्यों, u बराबर जो अभिनेत्र लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस है, उसके लिए यू ई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये u इसके u के बराबर है। अभिनेत्र लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, सॉरी अभिनेत्र लेंस आई लेंस, ये गड़बड़ हो रहा है, आई लेंस के लिए u इक्वल टू यू ई माइनस हो जाएगा, और v इक्वल टू नेत्र से वस्तु के बीच की दूरी, मतलब लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, d वस्तु के तरफ ही प्रतिबिंब बना है, बाईं ओर बना है, तो माइनस डी हो जाएगा, और f इक्वल टू होगा एफ ई, ये धनात्मक होगा। ठीक है, फोकस दूरी धनात्मक होगी इधर। ठीक है, अब देखो मान रखने पर, इस लेंस सूत्र में मान रखते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे एफ 1 अपान एफ ई इक्वल टू 1 अपान बी में क्या हो जाएगा, 1 अपान माइनस डी हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे, ये हो जाएगा 1 अपान माइनस यू ई हो जाएगा। क्लियर है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं इसको, साइड चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान, साइड चेंज किए तो यू ई हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा 1 अपान एफ ई प्लस 1 अपान डी हो जाएगा।
ठीक है, अब इसको साइड चेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब तिर्यक गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा डी अपान यू ई इक्वल टू डी अपान एफ ई प्लस 1 हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 दे दो अगर आगे ज़रूरत पड़ जाए तो। ठीक है, अब डी अपान यू ई का मान, इस डी अपान यू ई का मान आपको अगर याद होगा तो समीकरण 4 में आया था, ये देखो समीकरण 4 में का मान, समीकरण 4 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 4 क्या है, m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान यू ई की जगह में क्या लिखेंगे हम, डी अपान एफ ई प्लस 1, या इसी को इस प्रकार लिखेंगे वी ओ अपान यू ओ इंटू इसको हम लोग लिखेंगे इन ब्रैकेट 1 प्लस डी अपान एफ ई लिखेंगे, m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ 1 प्लस डी अपान एफ ई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, इसका मतलब होगा सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वी ओ प्लस एफ ई होगी, वी ओ प्लस एफ ई होगी। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी, m इक्वल टू वी ओ प्लस एफ ई होगी, मतलब जितनी लेंस से प्रतिबिंब की बीच की दूरी है वो और फोकस दूरी कितनी है वो, दोनों को मिला के हम यहाँ से सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें दूसरा कंडीशन ये भी आता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमने कहा था ना कि इस प्रकार संबंधित करें कि वस्तु यहाँ पर पहले के लिए नेत्रिका लेंस के लिए अगर पास कर देंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। इस प्रकार से संबंधित करना है कि फोकस पर बनता है तो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनता है। जब अनंत पर बने तो क्या होगा जी, u इक्वल टू एफ हो जाएगा, क्योंकि u क्या है, लेंस से वस्तु के बीच की दूरी, वो कहाँ पर होना चाहिए, वस्तु फोकस में होना चाहिए, तभी जाके वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। समीकरण 4 में देखिए क्या निकालें, m इक्वल टू वी ओ अपान यू ओ। तो अब देखिए समीकरण 4 से समीकरण 4 मतलब 4 से, समीकरण 4 से आपने फार्मूला डिस्कवर किए थे, उसके आधार पर वी ओ अपान यू ओ इंटू डी अपान एफ ई हो जाएगा, ये फार्मूला है। ठीक है, एफ ई कहाँ पर मिला था हमको, क्यों मिला एफ ई, क्यों हुआ एफ ई, क्योंकि फोकस पर बनता हो और अंतिम प्रतिबिंब, तो ये हो जाएगा एफ ई। ठीक है, यू बराबर एफ, तो एफ ई। इस स्थिति में क्या होगा, नलिका की जो लंबाई होगी, इस स्थिति में नलिका की लंबाई यहाँ पर भी वी जीरो प्लस एफ ई होगी, नलिका की लंबाई। ठीक है, यहाँ पर भी नलिका की लंबाई वी ओ प्लस एफ ई होगी। ठीक है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस समीकरण के आधार पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ज़्यादा आवर्धन क्षमता प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कंडीशन बनती है, जो UO का मान है, इस UO का मान कम होना चाहिए, मतलब किसी वस्तु को अभिदृश्यक के नज़दीक रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन वस्तु को अभिदृश्यक के फोकस के बाहर रखा जाता है, याद रखना। अतः नेत्रिका लेंस के लिए, आई लेंस के लिए फोकस दूरी कम होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सेकेंड इसमें कंडीशन ये बनता है कि VO का जो मान है, इस VO का मान है, ये वाला VO का मान ये अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए अधिक होने के लिए क्या करेंगे हम, वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को अभिदृश्यक मतलब नेत्रिका लेंस के फोकस के समीप रखना चाहिए, पास रखना चाहिए। ठीक है, मतलब नेत्रिका लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस और आई लेंस, ऑब्जेक्टिव और आई लेंस, अभिनेत्र लेंस और अभिदर्शक लेंस के बीच की दूरी अधिक होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन ये बनता है कि एफ ई मतलब नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी का मान कम होना चाहिए, अर्थात अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है। इसको अच्छे से बार बार देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हो सकता है कि एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए सबको बाय।